हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा EMRS का लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था, ठीक है, 23 यानी कि आज, तो उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो इसमें हम जो जनरल पार्ट है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जो हमारा जनरल अवेयरनेस है वो पोर्शन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से। एक लड़की का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह 2 to 5 वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ती है और फिर 135 दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? इधर जो आपका इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हमने यहाँ से उसका फेस है इस साइड, पूर्व में। अब उसने जो है वो कितना चला, वो 2 to 5 जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चली, यानी कि ऐसे चलना है उसको। तो यहाँ तक हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा 90, अगेन ये हो गया हमारा 90, ठीक है। और इसके आगे आएंगे तो ये जैसे हाफ होता है तो ये 45 होता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 to 5। अब उसने क्या बोला है कि ये तो एंटी क्लॉक वाइज, अब चलना है क्लॉक वाइज, यानी कि हमें वापस इस साइड में चलना है। तो इस साइड हमें चलना है 135, ठीक है। तो 135 जब हम चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा 135। अब ये देखिए इसका फेस जो है किस साइड है, ये हमारा उत्तर था और ये हमारा पूर्व था, यानी कि उत्तर पूर्व में इसका फेस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ये एक ग्राफ नहीं, मतलब ये इसमें एक ट्रायंगल है जो कि पुरुष को दर्शाता है। ये जो कार्यरत हैं उनको दर्शाता है। व्रत जो गोलाकार है, ठीक है। वर्ग जो है वो विवाहितों को दर्शाता है, और जो यहाँ पर आयत है वो आयत दर्शाता है शिक्षकों को। अब इसमें पूछा गया है कि उन पुरुषों को दर्शाती है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो उन पुरुषों को दर्शाती है जो शिक्षित और कार्यरत हैं लेकिन विवाहित नहीं है। अब यहाँ देखिए, केवल ये 5 नंबर की जो संख्या है वही ऐसी है जो कि पुरुष हैं, कार्यरत हैं, ठीक है, और आपकी शिक्षित भी हैं लेकिन विवाहित नहीं है। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और उनका रीज़न दिया गया है। पहला अभिकथन है कि जैविक पदार्थ फसल के लिए महत्वपूर्ण है, सही है, ठीक है। और जैविक पदार्थ मिट्टी में खनिजों को छोड़ते हैं, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कियां RPSTQ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो साथ साथ इसको सोल्व करते जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ फेस है, ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, यानी कि इधर। तो अब क्या बोला है उन्होंने कि इसी क्रम में नहीं बैठी है। पी जो है वो आर के बाईं तरफ बैठी है। यहाँ पर मान लो हमने आर को प्लेस कर दिया है इसके लेफ्ट साइड में, ये हमारी लेफ्ट है, ये राइट है, इसके लेफ्ट में बैठी है पी को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। उसके बाद क्यू जो है वो टी के दाईं तरफ और पी के बाईं तरफ बैठी है। अब पी देखिए, पी यहाँ है तो क्यू को कहाँ बैठना है, क्यू पी के बाईं तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ये था तो यहाँ पर आ जाएगी क्यू और ये आ जाएगी टी, ये टी के दाईं तरफ हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि आर जो है वो एस के बाईं ओर बैठा है, ये आर है तो एस को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तभी ना ये बाईं तरफ होगा, ठीक है। ये हो गए सारे प्लेस। अब क्या पूछा है इन्होंने कि बीच में कौन बैठा हुआ है, तो पी जो है वो बीच में बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्षा 10th के 6 छात्र ABCDF की लंबाई अलग अलग है, डी केवल 3 छात्रों से छोटा है। तो देखिए
यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कि डी केवल 3 छात्रों से छोटा है। कितने छात्र हैं? सॉरी, 6 छात्र हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या है, डी केवल 3 छात्रों से छोटे, यानी कि 1 2 और 3 को हम छोड़ के डी को प्लेस करेंगे। उसके बाद है एफ ए से लंबा है किंतु एफ से छोटा है। ए जो है सॉरी हाँ, एफ जो है वो ए से लंबा है। ए से लंबा एफ, ये ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। ई से छोटा बना दिया। कौन सा छात्र सबसे लंबा है? सबसे पहले जो 2 बचे हुए हैं, बी समूह में सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं है तो वो सेकंड लास्ट पे आ जाएगा। और जो एक बचा है, कौन बचा है? वो सी बचा है, उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अब है कि कौन सा छात्र सबसे लंबा है, तो ई हमारा सबसे लंबा हो गया, यानी कि जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन दिया गया है उनका। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। तो ये दोनों ही दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ए आर का पिता है, ए आर का पिता बी का इकलौता पुत्र है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं साथ साथ। जो आर है, आर का पिता, आर के पिता यहाँ पर, ठीक है, पिता बी का इकलौता पुत्र, बी के पुत्र हैं, का पुत्र है और पी का भाई है, पी का भाई है। ए जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ए, सॉरी ए, ठीक है, ए जो है वो बी की पुत्री है और क्यू की बहन है। तो ये इनकी बहन हो गई, क्योंकि ये एक साथ एक ही रो में लिखना आप लोग, ठीक है। ये क्यू आ गया, ये इसकी बहन है। पी का क्यू से क्या संबंध है? तो जब ये आपस में भाई बहन है तो ये भी इनकी क्या हो जाएगी? बहन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके, आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्यू और आपका पी, ठीक है, और आपका जो ए है और जो आर का पिता है और आर का पिता, तो ये चारों क्या है? भाई बहन है। तो जो पी है वो क्यू की बहन हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक सज्जन की ओर संकेत करते हुए सोनिया ने कहा, सज्जन की ओर संकेत करते हुए सोनिया ने कहा, उनकी इकलौती पुत्री मेरे पुत्र के पिता की बहन है। सज्जन सोनिया से कैसे संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पर पुत्र, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सोनिया, सोनिया ने कहा कि उनकी पुत्री, उनकी इकलौती पुत्री मेरे पुत्र, सोनिया का पुत्र, ठीक है, और उनकी, मेरे पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी कि इसके पति हो गए, ठीक है, पति की बहन, पति की बहन हो गई। तो ये इनके हो गए ससुर, या इन दोनों के जो फादर है वो इनके ससुर लगेंगे। तो ये जो सज्जन है ये सोनिया से कैसे संबंधित हुए? ये हो गए ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन आरेख का है, अम्ल, क्षार और रसायन, ठीक है, तो ये किससे इनका कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा जो रसायन है उसी के अंदर हमारे अम्ल और जो क्षार हैं वो दोनों ही रसायन में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें एक यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, उसको चूज़ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। फर्स्ट हम जब देखेंगे पहली संख्या, तो देखिए 4 6 8 हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो +2 +2 +2 करते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। उसके बाद देखिए एम से जब हम आगे चलेंगे तो MNOPQ, ठीक है, तो ये भी 2 2 की सीरीज चल रही है, यानी कि +2 हम करते जाएंगे तो ये आ जाएगा क्यू के बाद S। उसके बाद देखिए 3 से हमें 7 पे जाना है, यानी कि 3 से 7 कितना हो गया? +4। फिर 7 से 13 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा +6।
अब यहाँ पर देखिए इन दो संख्या से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कितना +2 ऐड हो रहा है, यानी कि अब हमें 6 के आगे कौन सी संख्या ऐड करनी है, 8। यानी कि 13 में हम जब 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा जो फर्स्ट है 10 as 21, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें कट हो गया है, ओके देख लीजिए आप, ये इंग्लिश वाला देख लीजिए, उसमें कट हो गया है कि 6 बॉयज MNOPQ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ पर 6 बॉय हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सर्कल की तरफ फेस करके बैठे। अच्छा, इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन करें तो उनमें ये चीज़ आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ है ना वो ये वाली लाइन है पूरे क्वेश्चन में, कि कई बार ये लिख देता है फेसिंग द सेंटर और कई बार लिखा हुआ मिलता है आउटसाइड सेंटर। तो मतलब इस टाइप से ये चीज़ आप जरूर देखिएगा, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके या फिर केंद्र की तरफ मुंह करके बहुत सिमिलरिटी है, एकदम से पता नहीं चलता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बहुत गलती करते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। M&O आर सिटिंग टूगेदर। M&O, मान लो हमने यहाँ पर M को बिठा दिया है, यहाँ पर हमने O को बिठा दिया, ये पास पास बैठे हैं। एंड ऑल्सो P and R आर सिटिंग टूगेदर। ठीक है, चलो इनको बाद में प्लेस करेंगे। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q। देर आर 2 बॉयज बिटवीन M and Q। अच्छा, M और Q के बीच में जो लड़के हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक हमारे पास है, तो अब 1 2, तो यहाँ पर मैं कर दूंगी Q को। ठीक है, अब इससे पहले क्यू कहा था, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। लेफ्ट, ये हमारा क्यू आ गया, तो यहाँ पर हमने इसके लेफ्ट में आर को बिठा दिया। अब आर के पास में कौन थे, पी बैठा था। ठीक है, सारी प्लेसमेंट हो गई हमारी। अब हमारा एक बचा है एन को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अब पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इन बिटवीन पी एंड ओ। अब देखिए पी और ओ के बीच में कौन बैठा है, पी और ओ के बीच में कौन बैठा है, एम, यानी कि एम कहाँ है इसमें, अच्छा एम ये रहा। ठीक है, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये भी। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके देखिए, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज यहाँ पर कुर्सियां हैं। ठीक है, कुर्सियां हैं। अब लिखा है कोई कुर्सी अलमारी नहीं है, ये हमारी अलमारी हो गई। अब इसके निष्कर्ष देख लिए, कुछ मेज अलमारी है। अब देखिए मेज और अलमारी नहीं है, कोई मेज अलमारी नहीं है, स्टेटमेंट ही अगर नेगेटिव है ये नहीं है, यानी कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। तो देखिए, अच्छा ये साथ में आप इंग्लिश का भी देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। समीर पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, यहाँ से चला पूर्व की ओर 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद है वह अपने दाएं मुड़ता है। जब हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर चला वो 10 मीटर। उसके बाद फिर से वो 10 मीटर चलता है दाएं मुड़कर, उसके पश्चात वह फिर से दाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये इसका अगेन उसने 10 मीटर चला, उसके बाद वह विपरीत दिशा में मुड़ता है। विपरीत दिशा कौन सी हो गई, देखिए यहाँ भी, एक सेकेंड, ओके देखिए यहाँ से 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर,
5, 10, 10। अब उसने बोला है कि विपरीत दिशा में चलता है। अभी तक वो 2 बार दाएँ मुड़ा था, अब इसके अपोजिट बोला है यानी कि वो लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। यहाँ पर वो 5 मीटर चलता है, अब उसका फेस किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण दिशा में। ठीक है, जब नीचे की तरफ ये जा रहा है यानी कि दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एफ और ई की आयु का अंतर क्या है? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, ई टी से 10 साल छोटा है। तो जो ई है वो टी से, जो ई है ठीक है वो टी से 10 साल, इन दोनों में कितना गैप है? 10 साल का। टी एफ से 5 साल बड़ा है। टी जो है वो एफ से 5 साल बड़ा है। अब इन दोनों की आयु का अंतर बताना है, ई और एफ की, तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों कथन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसका जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को सोल्व करना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें जो टोटल संख्या है, जो टोटल लेटर्स हैं उनको काउंट करना है। टोटल अल्फ़ाबेट इसमें 16 है। ठीक है, तो इसको हम 4-4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 यानी कि ए तक। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हमें जो पेयर करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो है सी। अब देख लीजिए सेकंड में भी सी है, यानी कि थर्ड में भी हमें सी प्लेस करना है। अब देख लीजिए सी, उसके बाद फोर्थ में भी सी है। अब सेकंड में आ रहा है हमारा बी। अब थर्ड में देखिए सेकंड के स्थान पर बी है, यानी कि हमारा यहाँ भी बी आएगा और यहाँ भी बी आएगा। उसके बाद ए ए ए ए। ठीक है, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं रीजनिंग के। अब फटाफट देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो चंद्रमाओं की संख्या जो है वो शनि में सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 145। इसके बाद जो पूछ लिया जाए वो है अच्छा, वैसे बता देती हूँ मैं, बृहस्पति की जो है वो इसके बाद सबसे ज़्यादा है, बृहस्पति की है 95। तो उत्तर हो जाएगा हमारा शनि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है उन्हें भी प्रत्याभूत किया गया है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? इनमें ये 3 अधिकार दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि भारत की जो नागरिक नहीं है उनको भी दिया जाता है। तो एक तो हो जाएगा हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक है हमारा बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्वक संवेद होने का अधिकार, यानी कि राइट टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स। तो ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो एग्ज़ाम ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, या कोई भी EMRS के जितने भी पेपर हुए हैं तो उनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि जनरल पार्ट मोस्टली सभी का एक जैसा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा मतलब 18 क्वेश्चन है, किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स डालता है तो उसको वो किसका उदाहरण होता है? तो वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी संपर्क रहित बल। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को व्याघ्र आरक्षित क्षति के रूप में अधिसूचित किया है? ये टाइगर रिजर्व जो है वो
किसको बनाया गया है? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको कि नोटिफाई किया गया है एज अ टाइगर रिजर्व इन अक्टूबर 2022? तो ये है हमारा रानीपुर व्याघ्र रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो इसे बनाया गया है। अच्छा, रानीपुर टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाए, ये सबसे पहले तो 19 अक्टूबर को ये बना था और ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। श्री वल्लीपुथुर मेघामलय व्याघ्र टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कामलांग आपसे पूछ लिया जाए तो कमलांग है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सत्यमंगलम आपसे पूछ लिया जाए तो ये है तमिलनाडु में। तो चारों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत भूभाग मानव कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? तो केवल 2.7% जो है वो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्ष से कम अंडर 15 और अंडर 19 की जो कैटेगरीज हैं उनमें किस देश ने सभी पदक जीते थे? तो ये जीते थे इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वोत्तम वृत्तचित्र लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का? तो ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिमान के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात क्या है? यहाँ पर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बताना है, तो ये है 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर, यानी कि 1/1000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कुछ मुद्राएं दी गई हैं और उनकी बताना है कि कौन सी उनकी मुद्रा नहीं है। देखिए, सबसे पहले है भूटान की है गुलद्रुम, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, भूटान की आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो ये है थिम्फू। ये बहुत पूछी जाती हैं, तो आप जितनी भी कंट्री हैं, कैपिटल है और उनकी करेंसी है बिल्कुल रट लीजिए। उसके बाद है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की है यूरो और वियना इसकी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल भी आप साथ साथ याद रखिएगा। घाना की सैंडी है और अक्कारा जो है वो इसकी कैपिटल है। अर्जेंटीना की पूछी जाए तो अर्जेंटीना की रियाल नहीं है, रियाल जो है वो सऊदी अरब की है, सऊदी अरब, ये सऊदी अरब की करेंसी है। अर्जेंटीना की करेंसी आपसे पूछ ली जाए तो ये है आपकी पेसो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। अच्छा, इसमें ये पूछा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी हमारी सही है, केवल हमारी जो अर्जेंटीना है वही गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 2021-22 के सांख्यिक आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो आई थिंक इसका आंसर यही होना चाहिए, बालिकाओं के लिए शौचालय, ठीक है। 99% यही है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी आई थिंक यही है, ठीक है। क्वेश्चन जो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एनईपी से क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्य चर्चा की संरचना में किस आयु समूह को शामिल किया गया है? तो ये हमें सभी पता है कि हमारी जो फाउंडेशनल स्टेज है और जो हमारी 12th की जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें हमारी 3 से स्टार्ट होती है, यानी बाल वाटिका से, और 18 तक हमारी चलती है। 18 जो 12th की एज है, ठीक है। तो 3 से 18 ये हमारी हो गया है। फर्स्ट जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये है दादा भाई नौरोजी की। पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की
वार्षिक स्थिति ASER 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन कक्षाएं लेते कक्षा 1 से 5वीं तक सभी ग्राम स्थित विद्यालयों के बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक है? तो ये है आपका हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठाने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? कि किसी भी जो संसद का सदस्य है, अगर उसके ऊपर कोई भी प्रश्न उठते हैं तो उसका जो निर्णय करने का अधिकार है कि उसका निर्णय लास्ट माना जाएगा, सर्वोपरि उन्हीं का निर्णय होगा। तो वो है हमारे राष्ट्रपति महोदय, वो जो कहेंगे वही वहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो ये थे आई थिंक 15 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद आ जाती है हमारी जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ही जनरली स्लेप्ट इन, कि वो जनरली कहाँ सोता था? तो वो सोता था अ टेंटेड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है कि जो रहने की जगह होती है ना, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तो यानी कि एक टेंट जैसा था जहाँ पर वो रहता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा सही है। तो मेल ऑस्ट्रिच आर फेरोशस बाय नेचर। फेरोशस का मतलब होता है बहुत ही खूंखार, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ जो वर्ड हैं वो आपको बताती चलती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जो मेल ऑस्ट्रिच होते हैं वो नेचर से बहुत ही खूंखार होते हैं। टू पास थ्रू ऑस्ट्रिच फॉर्म कैन बी डेंजरस। तो अगर वो स्वभाव से, वैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रिच जो है वो खतरनाक होते हैं, तो अगर उनके फार्म से हम निकलेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये बोथ जो है वो राइट हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, वंस ही हैड टू ट्रेवल टू द टाउन गेटिंग अ लिफ्ट। वो एक बार जो है ट्रैवल कर रहा था गेटिंग अ लिफ्ट। द नैरेटर वॉज वर्किंग इन द रेलवे एज। तो जो नैरेटर है वो कैसे, मतलब किस पोस्ट पर वहाँ पर काम कर रहा था? तो वो कर रहा था एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेंचर क्रॉस एंड ऑस्ट्रिच फॉर्म डैश, द अंडरलाइन वर्ड कैन बी करेक्टली रिप्लेस। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो आ सकता है? तो वो आ जाएगा ट्रैवल, ठीक है। वेंचर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्रैवल। तो जो वेंचर है उसका फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। तो ये थे हमारी पैराग्राफ जो है उससे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा 36। इसमें हमें बताना है, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो इनमें हमें फिल करना है। द न्यू फोन डैश द कॉम्पिटिशन, ब्लो ओवर, ब्लो आउट, ब्लो ऑफ, ब्लो अवे। अच्छा मैं आपको इनके मतलब बता देती हूँ। ब्लो ओवर का मतलब होता है फटना, ब्लो आउट का मतलब होता है, सॉरी, ब्लो आउट का मतलब होता है फटना, ब्लो ओवर का मतलब होता है मतलब शांत हो जाना, कुछ बेअसर हो जाना चीज़ें, ठीक है। ब्लो ऑफ का मतलब होता है दूर होना किसी चीज़ से, और ब्लो अवे का मतलब होता है दूर तक मतलब प्रचार करना और फैलाना काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, ओके। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ब्लो अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राम अलोंग विद श्याम डैश एक्सपेक्टेड टू कम। अच्छा देखिए ये मतलब जो रूल है वो लगभग सभी को पता होगा कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट एक साथ आते हैं,
ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर हम वर्ब जो यहाँ पर वर्ब लगाएंगे वो हम जो है जो हमारा इसके नियर बाय जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ पर ये सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो आ जाएगी हमारी सिंगुलर, यानी कि इज। ठीक है। नेक्स्ट है 38, शी डैश व्हेन आई एंटर द हॉल। तो यहाँ पर ये आ जाएगा शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई वॉज एंटर्ड द हॉल। नेक्स्ट है राम इज डैश सेम बॉय दैट आई लाइक द मोस्ट। ठीक है। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा द। राम इज द सेम बॉय, कि राम वही लड़का है। नेक्स्ट है 39, सॉरी 40 क्वेश्चन, हाँ 40 क्वेश्चन है। आई डैश द प्ले ग्राउंड टू रीच द रिवर बैंक। तो ये आई कट थ्रू द प्ले ग्राउंड टू रीच द रिवर बैंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ही हैड हिंटेड दैट ही वॉन्ट्स मनी। तो देखिए यहाँ पर जो है ये डी में एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये पैसिव वॉइस दिया गया है, चेंज एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और आई रोट अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 43, द लॉ विल पनिश हूसोएवर इज गिल्टी। हूसोएवर का मतलब होता है जो कोई भी। ठीक है। तो यहाँ पर बताना है जो अंडरलाइन जो गिल्टी शब्द है उसको रिप्लेस जो करे, तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, पहले एक बार इनका मतलब देख लीजिए। तो पहला वर्ड है इम्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, तो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जिसमें मतलब शर्म वगैरह नहीं होती ना, निर्लज जिसको हम बोलते हैं निर्लज। लिख लीजिए निर्लज। ठीक है। अशिष्ट जो होता है जिसमें शिष्टाचार नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है ओडेशस। ओडेशस का मतलब होता है नीडर, जिसको डर नहीं होता, नीडर। उसके बाद है इनोसेंट। इनोसेंट तो आपको पता ही होगा कि मतलब भोला मासूम जो बेकसूर होता है उसे भी हम इनोसेंट बोलते हैं। उसके बाद है कल्पबल। कल्पबल का मतलब होता है कि दोषी। ठीक है, दोषी। तो इस वर्ड को जो रिप्लेस करें तो वो हो जाएगा हमारा कल्पबल। ठीक है, गिल्टी जो दोषी है वही। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है और पूरा मतलब अच्छे से सर्च करके तभी आपको आंसर की प्रोवाइड की है। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों तक गलत जानकारी पहुँचे, ये आप लोगों को कुछ गलत याद करें। तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। बाकी अगर कुछ गलत है तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44, ही व्यूज डू नॉट अकॉर्ड विद माइन। अकॉर्ड जो वर्ड है, ठीक है, अकॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से समझौता करना, इस तरह से। तो इसका अपोजिट बताना है। अच्छा, अपोजिट बताना है तो क्लैश। क्लैश का मतलब होता है असहमत होना, असहमत। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक समय पर जो घटना होती है। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब आपको पता है कि समझौता, और यानी कि मतलब किसी भी बात पर एग्री करना कि वो मुझसे अकॉर्ड नहीं कर रही है, वो मुझसे मतलब इस बात पे सहमत नहीं है। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक समय पर जो घटना होती है ना उसको बोलते हैं। एग्री मतलब किसी भी चीज़ के लिए एग्री तो पता होगा कि सहमत, सहमत। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, अकॉर्ड का सिनोनिम है एग्री। कोरस्पॉन्ड का मतलब होता है कि किसी के बराबर,
तो इसका जो हमारा राइट है अपोजिट वो हो जाएगा क्लैश। नेक्स्ट है वर्ड फ्रेज कैन बी रीअरेंज, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी ईट सो, एक सेकेंड, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हाँ, तो इसका फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट जनरल हिंदी का पार्ट है। भारतीय, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है तो सद्गुणों का निष्कासन। तो ये जो यहाँ पर टिके हुए इन टिकों के ऊपर आप बिल्कुल मत जाइएगा, इनमें से गलत है आधे। भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग हैं, विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी जातियों के आगमन से क्या हुआ। भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण से क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति ने सभी को आत्मसात कर लिया। आज हम देखते हैं कि आज का हमारा जो देश है उसमें बहुत सा ऐसा वेस्टर्न कल्चर भी है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आज की जनरेशन जो है वो चल रही है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की अपने विकास की प्रक्रिया आत्मसात कर लिया है तो वो विदेशी जातियों को। ये सब आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे। भारतीय संस्कृति में समाविष्ट नहीं हुआ है वो है अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इतनी बार रिपीट होता है, और अभी जो EMRS का आई थिंक JS से या फिर उसका आपका लैब हॉस्टल वार्डन, इन दोनों में से भी किसी में आया था ये। तो उज्ज्वल जो है वो बिल्कुल ठीक है, उज्ज्वल में सॉरी ये नहीं, ये ठीक होगा। एक सेकेंड में वापस लगा देती हूँ, ये जो है वो ठीक होगा। इसमें जो जे आएंगे वो दोनों ही हाफ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि जो है वो स्वागत, स्वागत में देखेंगे तो ये यण संधि है। सद्गुण, दिग्गज और दिगंबर, इन तीनों में ही व्यंजन संधि है, ठीक है। तो स्वागत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 निम्नलिखित में से, अच्छा और भी है क्या, नहीं है, चलो 53 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से 4 आदमी के लिए खाना बना है, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, लड़कियां गीत गा रही थी, उसने अनेक पुस्तकें लिखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि 4 आदमी के लिए खाना बना है, तो ये हमारा अशुद्ध है। नेक्स्ट इधर भी देख लीजिए, आमरण में समास है, तो आमरण में जो समास है वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक है कि किसी अन्य का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी युग बताना है, तो तीव्र का मंद हो जाएगा, निंदा की स्तुति हो जाएगा, ताप का संताप नहीं शीत होगा, शीत और पाप का पुण्य हो जाएगा, हथियार डालना यानी कि पराजय स्वीकार करना। नेक्स्ट है अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, और ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका हॉस्टल वार्डन JS से दोनों में आया था, और ये इसमें भी आ गया। ये हमारा इसका 3rd एग्जाम है और तीनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो कांता है, ठीक है, कांता, कामिनी और नारी, ये तीनों ही जो पत्नी होती है ना उसके शब्द हैं। संगिनी, पत्नी, जोरू, जीवन संगिनी, गृहिणी, इन शब्द की। लेकिन जो दारा है ना
वो होता है नारी। अब आप इसका देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दारा, ये मैंने लास्ट वीडियो एक और हमने जो जेएसए वाला सोल्व किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो दारा है वो होता है नारी, जो लेडी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसका पर्यायवाची है। जो कांता, कामिनी और ये है वो सभी जो गृहिणी होती है उन सब के पर्यायवाची हैं। सॉरी, जो धारा है ना वो तो पत्नी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो कांता, कामिनी, नारी हैं, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची, मतलब ये सभी मिलते जुलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि ये ठीक है। इस क्वेश्चन का जब तक जो हमारी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। उस वीडियो में भी इतना ही कन्फ्यूजन था, हॉस्टल वार्डन में भी, जेएसए में भी, और अगेन अब लैब अटेंडेंट में भी यही हाल है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 60 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। और अपने जो भी आपके फ्रेंड है जो टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ सोल्व कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, थैंक यू।